हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी डिस्कस कर रहे हैं। बॉटनी में फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर रखा है, सेकेंड यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। मतलब कि बैक्टीरिया जब हम किसी कल्चर में ग्रो करते हैं तो वो स्टार्टिंग में किस स्टेज मतलब किस स्पीड से ग्रोथ रेट उसकी होती है, फिर कैसे होती है, फिर क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, कब ग्रोथ रेट बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, कब कम होती है, कैसे कम होती है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो हमारा यूनिट है इसका नाम ही है माइक्रोबियल वर्ड्स, तो हमको इसमें माइक्रोब्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में। तो देखिए, ग्रोथ का नॉर्मल मीन्स क्या होता है। जैसे हम छोटे थे, जब हमारा बर्थ हुआ था तो हमारी हाइट भी छोटी थी, हमारा वेट भी कम था। फिर धीरे धीरे हमारी हाइट वेट बढ़ती गई और जो है कि जिसे हम कहते थे कि ये इसका ग्रोथ फेज है, अभी इसके बढ़ने की उम्र है कहते थे। तो ग्रोथ का मतलब क्या कि कोई ऐसी फिनोमिना, कोई ऐसा मैकेनिज्म जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म की इंडोजीनस मतलब कि वेट में और नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज हो। जैसे कि आपने एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि जब ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ क्या होनी चाहिए, इंडोजीनस होनी चाहिए। इंडोजीनस का मतलब क्या कि वो ग्रोथ अंदर से होनी चाहिए, ऊपर से कोई लेयर्स मतलब कि ऊपर से कोई लेयर लगा लगा के ग्रोथ नहीं करानी है। जैसे एक एग्जांपल भी ऐसे मान लीजिए, कोई पहले से ऐसे कोई टीला था, मिट्टी का, बालू का, किसी भी चीज़ का, उसके ऊपर और सारी लेयर्स एक्यूमुलेट होती गई, तो इसको हम ग्रोथ नहीं कहते हैं। ग्रोथ का मतलब कि जब भी ग्रोथ होगा किसी लिविंग थिंग्स में तो वो इंडोजीनस होगा। ठीक है, हम पहले ग्रोथ के बारे में समझते हैं कि ग्रोथ आखिर होता क्या है, उसके बाद हम अपने आगे के टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या दिया है, ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन सेल साइज, सेल मास ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ का सिंपली मीन, अभी हम माइक्रोब्स के बारे में नहीं पढ़े, अभी हम सिर्फ मतलब समझ रहे हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हमको पढ़ना है। तो बैक्टीरिया तो आपको पता है कि एक प्रोकैरियोट्स है, जो कि जिसके बारे में हमने स्ट्रक्चर और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ चुकी हैं। तो बैक्टीरिया तो आपको पता है, ग्रोथ समझेंगे, उसके बाद कर्व का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बैक्टीरिया का मतलब होता है, अरे ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल साइज और सेल मास ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तब उनकी साइज में, उनकी मास में, उनके नंबर में जो इंक्रीज होता है उसको कहते हैं ग्रोथ। जैसे कि आपकी बॉडी पहले एक जाइगोट थी, जब आपके मदर का एक फादर के स्पर्म से मिलता है तो एक जो सेल का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं जाइगोट। उस जाइगोट में नंबर ऑफ द डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से सेल नंबर बढ़ता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सेल साइज नहीं बढ़ती है। फिर उसके बाद वो सेल साइज भी इंक्रीज होती है और धीरे धीरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक प्रकार का ग्रोथ है। उसके बाद बेबी के जो है कि डिलीवरी होने के बाद उसकी जो ग्रोथ फेज है वो भी एक प्रकार की ग्रोथ फेज है। आपके अंदर जो है हमेशा सेल डिवाइड करते रहते हैं, जैसे आरबीसी डिवाइड करते हैं, डब्ल्यूबीसी डिवाइड करके न्यू सेल्स मतलब बनती, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का फॉर्मेशन होता रहता है हमेशा बोन मैरो में। तो वो सारी भी चीजें जो है कि उन सेल की ग्रोथ है। तो ग्रोथ का मतलब क्या, नंबर बढ़ सकता है, साइज बढ़ सकती है और उनका जो है मास बढ़ सकता है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। उसके बाद क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ इज एन ordinary increase in the quantity of a cellular constituent and number. It depends upon the ability of the cell to form new protoplasm from nutrient available in the environment. बहुत सारी बातें बोल ली, अब समझते हैं कि बातें आखिर होती क्या है। दिया है कि जो बैक्टीरिया, अब हमने जो ग्रोथ की बात तो कर ली, अगर हम बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है, वो एक ऑर्डर में इंक्रीज होता है। किसका, क्वांटिटी ऑफ अ सेलुलर constituent and it's depend upon the ability to cell to form a new protoplasm from nutrient available around it. जो भी न्यूट्रिएंट उसके अराउंड में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कोई बैक्टीरिया अगर है, कोई बैक्टीरिया अगर है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, इसके अराउंड में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे,
इसके चारों तरफ जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे उसको इसके एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होगी, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपके चारों तरफ जो है बहुत अच्छा अच्छा न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना रखा है, लेकिन आपके मुंह को किसी चीज़ से बांध दिया गया है, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर आप उसे खा भी लेते हैं, आप उसे इंगर्व भी कर लेते हैं, उसे ईट कर लेते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो क्या है कि वो न्यूट्रिएंट आपके किसी काम का नहीं है। ऐसा आपने अपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जो बहुत अच्छी चीज़ें खाते हैं, बहुत न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें खाते हैं, फिर भी ना तो उनकी ग्रोथ होती है ना तो उनकी मास में इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ग्रोथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर सकता है, उसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज करके अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए उसको यूज़ कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कितना होगा या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कितना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो उनकी क्वांटिटी में इंक्रीज होता है। क्वांटिटी का मतलब क्या? जैसे कि हमारे जो जाइगोट थे, यहाँ पे जब डिवीज़न हुआ उसके बाद एक कंप्लीट ह्यूमन का या किसी ऑर्गेनिज्म का जब फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पे क्या है कि हर बॉडी की सेल एक दूसरे से अटैच है, इसका मतलब कि कंप्लीट बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया अगर ग्रोथ करता है तो अगर वो डिवीज़न करता है तो उससे 2 बैक्टीरियल सेल्स बन जाएंगे, एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे। जब 2 बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे तो इसका मतलब कि 1 से 2 बना, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। इनका मतलब कि इनका जब ग्रोथ होता है तो इनकी क्वांटिटी, जनरली इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं, उसको इसकी ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि इनका ग्रोथ और इनका रिप्रोडक्शन इज सेम थिंग। अगर बैक्टीरियल सेल ग्रोथ करते हैं तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि जो भी इनकी क्वांटिटी में जो इंक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा एबिलिटी टू अवर सेल टू फॉर्म अ न्यू प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि अब होता क्या है कि एक सेल जब डिवाइड होने वाली होती है तो इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म रेप्लिकेशन द्वारा उसका डीएनए और भी जो भी चीज़ें होती हैं उनका रेप्लिकेशन करके उनको 2 बराबर भागों में बनाया जाता है। उसके बाद उसका डिवीज़न किया जाता है। तो जब डिवीज़न किया जाता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि 2 सेल बनानी है। जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ एक लोगों को देनी है तब आप थोड़ा बनाएंगे, लेकिन अगर आपको वही चीज़ 2 लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है और उतनी ही क्वांटिटी में करनी है तो आपको जो फॉर्मेशन, जो चीज़ आप बना रहे हैं उसको ज़्यादा बनाना होगा। बात समझ में आई कि क्या करना है कि पहले बैक्टीरियल सेल मान लो इतनी बड़ी सी थी और इसको आप डिवाइड करके 2 सेल बनानी है अपनी डॉटर सेल्स, जिनकी साइज अप्रॉक्सीमेटली इनके इक्वल ही होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इनकी साइज इनके इक्वल होती है तो बीच में एक स्टेप्स आएगा जिसमें ये ग्रोथ करके अपनी साइज को इतना बढ़ा लेंगे कि अगर ये बीच में से डिवाइड हो तो इक्वली साइज के 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो सके। वही चीज़ दी है कि वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करके अपनी प्लाज्मा जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कितना ज़्यादा बना सकती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी ज़्यादा होगी। अच्छा, आपको पता है कि डिवीज़न होते क्यों है? मैं अगर आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि शायद टॉपिक से बाहर का है लेकिन आपके सिलेबस से बाहर का नहीं है, कि वाई सेल डिवाइड, वाई सेल डिवाइड, कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारी जो सेल है, चाहे कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे कोई यूकैरियोटिक सेल हो, तो एग्जाम्पल एक बार यूकैरियोटिक सेल का लेके देख लेते हैं। अगर कोई सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो हमारा डीएनए है, उसके अंदर जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर न्यूक्लियस को ही कह देते हैं ब्रेन ऑफ सेल। तो इसका मतलब क्या कि जो ब्रेन ऑफ द सेल है, इसका मतलब कि ये पूरी साइटोप्लाज्म या पूरा जो सेल है वो उसकी बॉडी है, और ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी मान लो ये सेल डिवाइड करके जस्ट बनी है, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इस सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है उनका फॉर्मेशन होगा और ये सेल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको एक फिगर और ड्रॉ करना है। तो इस बैक्टीरिया की साइज
या अरेस यूकैरियोटिक की साइज इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी साइज इंक्रीज नहीं होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में जब वो इतनी फेमस नहीं होती, इतनी पॉपुलर नहीं होती, वो छोटे लेवल पे होती है, तो घर वाले या फिर वो पर्सन ही जिसने स्टार्टअप किया होता है वो अपना सारा फंक्शन कर लेता है। जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म है, तो अगर ये तो हमारे जो कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं वो एडिटिंग भी कर लेते हैं, थंबनेल भी एडिट कर लेते हैं, वीडियो को भी एडिट कर देते हैं, रेंडर भी कर देते हैं, तो सब कुछ कर लेते हैं। अभी जब हमारा चैनल और ग्रो करेगा तो हमको और लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरीके से जब सेल छोटा था तो ये न्यूक्लियस ही पूरे सेल को कंट्रोल कर ले रहा था, लेकिन अब जो है कि इसके लिए इस कंप्लीट सेल को सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता था। तो क्या है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है, मतलब चेंज हो जाता है, जिसको मेंटेन करने के लिए सेल फिर से डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि उतना हिस्सा साइट एक न्यूक्लियस के पास बचता है जितने कि वो कंट्रोल कर सके। मतलब ज़्यादा था तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो न्यूक्लियस तो 46 क्रोमोसोम दोनों में जाएंगे। जब 46 क्रोमोसोम दोनों में जाएंगे, इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस का हिस्सा पूरे साइटोप्लाज्म को या पूरे सेल को कंट्रोल करने के कैपेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब एक लोग कंट्रोल कर रहे थे, अब हमारे पास 2 लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, सेल को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए सेल डिवाइड करती है, क्योंकि उस जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, जो ब्रेन है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल, मतलब पूरी सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए सेल को डिवीजन करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे पढ़ते हैं। द इंक्रीज इन बैक्टीरियल सेल नंबर अकर्स बाय सेल डिवीजन विच इज नोन एज द बाइनरी फिजन। हमारे अंदर क्या होता है कि जब सेल को इंक्रीज होना होता है अपने नंबर में, तो वो माइटोसिस करता है और मियोसिस करता है। 2 प्रकार के सेल डिविजन्स होती हैं। क्या होती है? 2 प्रकार की सेल डिवीजन होती है, एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस। अंतर तो आप लोग को पता होगा, हिंदी वाले बच्चे इसको समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं और इसको अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है? समसूत्री का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल में भी होंगे। वहीं मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर सेल में थे वो हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में। जैसे कि ये मदर सेल 2n है, तो इसके डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे वो n हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम नंबर है वो n हो जाएंगे। जबकि माइटोसिस में क्या होता है कि जो मदर का क्रोमोसोम नंबर है वही डॉटर का क्रोमोसोम नंबर होता है। इतनी बातें आपको बेसिक पता है। ये बेसिक चीज़ें मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि आप सारे चैप्टर को रिलेट करके पढ़ें। ये नहीं कि आप माइक्रोबियल वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो आपको सेल नहीं आना चाहिए, आपको माइक्रोबायोलॉजी नहीं आनी चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं आनी चाहिए। आपको सारी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाने के लिए बीच बीच में मैं ये सारे टॉपिक्स ऐड करती रहती हूँ, जो कि आपके रिविजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें तो हमारे यूकैरियोट्स में होती हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब है कि जो बैक्टीरिया में होता है, जो बैक्टीरिया में होता है उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये एक प्रकार का सेल डिवीजन का ही प्रकार है, जैसे कि रिप्रोडक्शन का प्रकार है इनका। जो माइटोसिस है और जो माइटोसिस है वो जो है कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और प्रोकैरियोट्स में इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है। तो हमारे जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ करने का या जो रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? बाइनरी फिजन। मैंने आपके लिए एक फिगर ऐड किया है बाइनरी फिजन से रिलेटेड, शायद आपको समझ में आ जाए देख के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक बैक्टीरियल सेल है, एक नॉर्मल सी बैक्टीरियल सेल है, इसके पास इसका डीएनए है या फिर आप इसका कह सकते हैं न्यूक्लिक या न्यूक्लियोइड्स कह सकते हैं। ये इसका न्यूक्लियोइड है,
ठीक है, और ये इसका जो है प्लाज्मिड है, ये इसका प्लाज्मिड है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो दी गई हैं। उसके बाद इस बैक्टीरियल सेल में जब डिवीज़न स्टार्ट होगा, जब बाइनरी फिजन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद क्या होता है, आपके पास जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसकी हम क्या करते हैं कि 2 कॉपीज़ बना लेते हैं, उसकी हमारे पास 2 कॉपी बन जाती है। और कैसे बनती है, सेमी ऑटोनॉमस मेथड होता है। तो जो हमारे पास डीएनए था उसने रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपी बना ली, इतनी बात समझ में आई। अब जब रेप्लिकेशन करके इसने कॉपी बनाई तो देखिए प्लाज्मिड वाला जो हिस्सा है उसका भी रेप्लिकेशन होकर 2 प्लाज्मिड बन रहे हैं, और दोनों प्लाज्मिड में से एक प्लाज्मिड एक साइड और दूसरा प्लाज्मिड दूसरे साइड चला गया है। मतलब नॉर्मली ये होता है कि जब बैक्टीरियल सेल को डिवाइड करना होता है तो बैक्टीरियल सेल सबसे पहले क्या करती है कि वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करती है, रेप्लिकेट करती है, उसको डबल करती है। जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने के बाद क्या होता है कि उसके जो प्लाज्मिड्स होते हैं और जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो भी रेप्लिकेट करते हैं या फिर दोनों सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सेल की जो है ग्रोथ वो लंबाई में होती है और उसकी जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि हमने एक जो है कि टर्म पढ़ा था जिसको हमने कहा था कि ये मीजोजोम होता है। जब हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसको कहते थे मीजोजोम, और बोला था कि ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होते हैं जो कि रिस्पायरेशन में और रिप्रोडक्शन में या सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो देखिए यहीं पे हेल्प करते हैं। ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वॉल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि ये इनफोल्डिंग, जैसे कि इस साइड से इस तरीके से मेम्ब्रेन थी तो बीच में से जो मेसोजोम्स होते हैं वो उनकी इनफोल्डिंग जो है बीच में इनफोल्डिंग और आगे की तरफ बढ़ने लगती है और लास्ट में ये इनफोल्डिंग जो है मिल जाती है एक दूसरे से और ऊपर और नीचे के बीच में एक सेप्टा का फॉर्मेशन जाता है। उसके बाद जो है ये सेल्स सेपरेट हो जाती हैं जिसकी वजह से एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक बार क्या करते हैं कि हम ड्रॉ करके भी चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए हम क्या देख रहे हैं, बाइनरी फिजन देख रहे हैं। बाइनरी फिजन द्वारा जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, आगे हमको पढ़ना है तब भी हमको बाइनरी फिजन पढ़ना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ थोड़ी सी चीज़ें ताकि वहाँ पे जब आप पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ इसके बारे में आपको चीज़ें पता है। तो देखिए ये एक बैक्टीरियल सेल मान लीजिए हमने बना लिया और यहाँ पे हमने रेड कलर से बना लिया इसका जेनेटिक मटीरियल और हमारे पास जो ब्लू कलर है इससे हमने इसका प्लाज्मिड बना लिया और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रेजेंट थी वो बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप्स में हमने फिर से बैक्टीरियल सेल बनाई और बैक्टीरियल सेल में अब क्या होगा कि हमारे पास जो पहले से प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल था उसका क्या होगा कि रेप्लिकेशन होके मतलब कि उसका रेप्लिकेशन होके 2 कॉपी बन जाएंगी और हमारे पास जो प्लाज्मिड था उसकी भी 2 कॉपी बन जाएंगी। ये अलग अलग कलर से हमको दिखाने का ये मतलब है कि ब्लू वाला तो हमारे पास था, रेड वाली जो है न्यू कॉपी है, यहाँ पे रेड कलर का जेनेटिक मटेरियल हमारे पास था, ब्लू वाली जो है वो नई कॉपी है। अब क्या होगा कि इस बैक्टीरियल सेल्स की जो ये जो बैक्टीरियल सेल है इसकी साइज इंक्रीज होगी। साइज जब इंक्रीज होगी तो एक साइड में हमारे पास ये हो जाएगा और दूसरी साइड्स में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड हो जाएगा। अब क्या होगा कि फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल थी उसके अंदर इस तरीके से इनफोल्डिंग्स होने लगेंगी और ये इनफोल्डिंग कराता कौन है, ये इनफोल्डिंग्स होता है ड्यू टू मीजोजोम की वजह से ये इनफोल्डिंग्स होते हैं। एक वाले में हमारे पास हमारा जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड पड़ा है, दूसरे वाले में भी हमारा जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड पड़ा है। अब लास्ट स्टेप्स में क्या होगा कि एक सेल यहाँ बन जाएगी और दूसरी सेल जो है वो यहाँ बन जाएगी। इसमें जो है अपना जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड होगा, इसमें
दूसरा वाला जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड होगा। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि जो भी चीज़ें रहेंगी पहले उसको डबल करेंगे, साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, उसके बाद जो है इन्वेजिनेशन होता है ड्यू टू मीजोजोम, जिसकी वजह से यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। सेप्टा का फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। तो ये तो बात हो गई बाइनरी फिजन्स की। तो अभी तक हमने क्या देखा कि बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको देखा। अब हम क्या देखेंगे, कर्व के बारे में। आपने बहुत सारी टाइप के जो है कि फिजिक्स वगैरह में कर्व पढ़े होंगे, बहुत टाइप के ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो हमारे जो बॉटनी में हमारे जो ग्राफ बनेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलेगा। तो इस ग्राफ में ये वाला फेज क्या है, कब जो ग्रोथ होती है कब नहीं होती है, कब ग्रोथ जो है स्टेबल हो जाती है। आपको ग्राफ रीड करनी आती है ना, आप लोगों को ग्राफ रीड करने आता है ना। आप लोगों ने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स में और बायो में भी पहले पढ़ा हुआ कि ग्राफ रीड कैसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी और हम देखेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व आखिर होते क्या है। बैक्टीरिया का मतलब समझ लिए, ग्रोथ का मतलब समझ लिए और कर्व का मतलब समझ लिए। किस तरीके से जो ग्राफेस बनते हैं, जो ये कर्व की तरह स्ट्रक्चर बनता है, इसको कर्व कहते हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, जब बैक्टीरिया को किसी कल्चर में हम ग्रो करते हैं तो वो कब कितने अमाउंट में इंक्रीज होते हैं, कब उनका कितना नंबर होता है, इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कंप्लीट जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसको शॉर्ट में एक समरी के रूप में देखते हैं। उसके बाद हर अलग अलग स्टेप को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो समरी क्या है, व्हेन अ बैक्टीरियल सेल इज इनक्यूबेटेड इनटू अ फ्लास्क, जब हम मान लीजिए हमने कोई कल्चर स्टार्ट किया है, हमने कोई बैक्टीरियल कल्चर स्टार्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कल्चर है जिसमें हमने सारा न्यूट्रिएंट डाल के रखा है, बस हम उसमें क्या करेंगे, बैक्टीरिया लाके इनक्यूबेट कर देंगे। इनक्यूबेट का मतलब क्या कि हमने अपने पेट्री प्लेट में या फिर जहाँ पे भी हम बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, एक निडल की सहायता से इसमें से बैक्टीरिया हम भर के लाएंगे और यहाँ पे उसको पोर कर देंगे। तो इनक्यूबेशन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कोई इस तरीके से इनक्यूबेशन करता है, तो इनक्यूबेशन हम कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो फिगर है आपके फर्स्ट स्लाइड्स में, ये जो फिगर है, ये देखिए इनक्यूबेशन किया गया है बैक्टीरिया का और बैक्टीरिया कॉलोनी यहाँ पे ग्रो हो रही है, तो इसी को कहते हैं इनक्यूबेशंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब इनक्यूबेटेड किया जाता है इन अ फ्लास्क कंटेनिंग फ्रेश कल्चर मीडियम, जिसके अंदर अभी फ्रेश हमने कल्चर मीडियम बनाया, उसके अंदर हम अपने किसी बैक्टीरिया को डालते हैं एंड इनक्यूबेटेड इट इंटर इनटू अ रैपिड ग्रोथ फेज। तो जब बैक्टीरिया को सारी चीज़ें अपने इच्छानुसार मिलेंगी, मतलब आपने नया नया कल्चर मीडिया बनाया है तो उसमें सारी जो चीज़ें जो चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं वो उसमें प्रेजेंट होंगी, ये तो फिक्स है। तो फिर तो वो रैपिड ग्रोथ करेंगे। अगर उनको सारी चीज़ें मिलेंगी तो वो फटाफट डिवीज़न करेंगे। आपको पता है कि बैक्टीरिया को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो 20 to 40 मिनट में एक अपना जो जनरेशन टाइम है वो कंप्लीट कर लेता है। ड्यूरिंग विच द बैक्टीरियल सेल डिवाइड एंड इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन इन द फ्लास्क मीडियम। जब तो क्या दिया है कि एक बार जब ये स्टार्ट करेंगे तो इनका ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियली होता रहेगा। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब जितने भी रहेंगे लगभग सब सर्वाइव करेंगे। तो इस तरीके की जो ग्रोथ होती है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, लेकिन कभी तो उसमें प्रेजेंट मीडिया खत्म होगा। आपने जितना न्यूट्रिएंट डाला है कभी तो वो खत्म होगा। आप बहुत सारा खाना, बहुत सारा गेहूं चावल जो भी खाने की चीज़ें हैं वो अपने घर पे रख लीजिए और उसको बहुत सारे लोग मिलके खा रहे हैं, नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले 1 लोग खा रहे थे, फिर 2 लोग खा रहे हैं, फिर 4 लोग खा रहे हैं, 8 लोग खा रहे हैं, 16 लोग खा रहे हैं, 32 लोग खा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट है वो जब खत्म होने लगेगा तो लोगों का आपस में कंपटीशन बढ़ेगा कि हमें खाना है, हमें खाना है, हम ये खाएंगे, हम ज़्यादा खाएंगे, आप कम खाओगे। ऐसे कंपटीशन बढ़ेगा। जो थोड़ा स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा चीज़ों को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और जो नहीं होगा वो कम चीज़ों को उसको मिलेगा ऑब्टेन करने के लिए। तो जब हमने न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया था तब तो उसमें सारी चीज़ें थी, सब लोग अपना आराम से खा पी के रह रहे थे, किसी का कोई सी कंपटीशन नहीं था, सब लोग अपना आराम से सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होने लगेगी तब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ ग्रोथ है वो धीमा हो जाएगा। मतलब जितने लोग मरेंगे उतने लोग ही पैदा होंगे। स्टेशनरी मतलब रुक जाएगी ग्रोथ।
पहले तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितना न्यूट्रिएंट यूज करने लायक था अप्रॉक्सीमेटली सब यूज हो चुका होगा, जो थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। जो लोग बचे हैं वही लोग सरवाइव करेंगे, और उनके जितने नंबर लोग सरवाइव कर रहे हैं उतने नंबर ही नए प्रोजनी, मतलब जितने लोग की डेथ हो रही है उतने नंबर ही नए प्रोजनी उसमें ऐड होंगे। चीज़ें समझ में आ रही है कि जब आपने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में के लिए कल्चर मीडियम लिया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, तो जब आपने बैक्टीरिया को डाला तो वो फटाफट ग्रोथ करके अपने बहुत सारे प्रोजेनिज को बना लिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें जो एक ही बार आपने न्यूट्रिएंट डाला है ना, तो वो न्यूट्रिएंट कभी ना कभी तो खत्म ही होगा। जब वो न्यूट्रिएंट खत्म होने वाला रहेगा तब ग्रोथ रुक जाएगी। जितने लोग पैदा होंगे उतने लोग, जितने लोग मरेंगे उतने लोग पैदा होंगे, जितने लोग पैदा होंगे उतने लोग मरेंगे। तो उसके बाद नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो इंक्रीज नहीं होंगी। तो ऐसी जो मूवमेंट होती, ऐसी जो ग्रोथ होती है उसको कहते हैं क्रिप्टिक, मतलब छुपी हुई जो ग्रोथ होती है। जितने लोग पैदा होंगे उतने लोग मरेंगे। इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेशनरी रहेगी, उसमें जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो आगे दिया है, तो फिर फ्लास्क मीडियम सिंस द बैक्टीरिया आर नॉट ट्रांसफर अ न्यू मीडियम, क्योंकि बैक्टीरिया को नई मीडियम में ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, और नो फ्रेश मीडियम आर एडेड, और नया कोई न्यूट्रिएंट ऐड भी नहीं किया जा रहा है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल आफ्टर सम टाइम इंटर इनटू स्टेशनरी फेज, तो कुछ समय बाद ये बैक्टीरिया जो है वो इंटर कर जाएंगे स्टेशनरी फेज में, with the exhaustion of the requirement nutrient and accumulation of inhibitory product in the medium. Eventually the stationary phase of the bacterial population converted into death phase when the यहाँ पे viable होगा, when the viable bacterial cell begins to die, batch culture can be considered to a close culture. अब ये जो बातें हुई हैं ये क्या है, अभी तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम स्टेशनरी फेज पे पहुँच चुके हैं कि जितने लोग की डेथ होगी उतने ही लोग आएंगे इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमने ना तो कोई अलग से न्यूट्रिएंट बाद में डाला है खत्म होने के बाद, ना तो उन बैक्टीरिया को नए कल्चर में जाके डाला है। तो अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी? पहली बात तो न्यूट्रिएंट कम है, दूसरी बात कि इतने ज़्यादा लोग उतने ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उनका भी तो कुछ वेस्ट जनरेट हो रहा होगा। तो किसी का भी वेस्ट जो जनरेट होता है वो उसके लिए इनहिबिटरी होता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इतने सारे बैक्टीरिया जो है कल्चर में प्रेजेंट हैं, तो उनके जो एक्सक्रीशंस हैं, उनके जो मेटाबोलाइट्स जो वो एक्सक्रीट कर रहे हैं वो उनके लिए इनहिबिटरी की तरह वर्क करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टेशनरी फेज रहते रहते फिर आ जाती है डेथ फेज, जब नंबर डिक्रीज करने लगता है। न्यूट्रिएंट खत्म हो रहे हैं, वैसे ही खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ऊपर से इनहिबिटरी इतने सारे हैं कि जो कि ग्रोथ को डिक्लाइन कर देते हैं, ग्रोथ की रेट जो है घटने लगती है। तो ऐसे फेज को कहते हैं डेथ फेज। और बैच कल्चर को हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोज कल्चर। क्लोज कल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि बैच कल्चर एक टाइप का कल्चर है जिसके अंदर हमने एक बार न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया, एक बार बैक्टीरिया को ऐड कर दिया, जब तक वो सर्वाइव करेंगे तब तक वो उसमें ग्रो होंगे, उसके बाद हम उसके अपने जो प्रॉपर रिजल्ट है वो वहाँ से ऑब्टेन करेंगे। मतलब एक बार कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट डालने के बाद नेक्स्ट टाइम हम उसमें न्यूट्रिएंट नहीं ऐड करेंगे। तो ये हो गया क्लोज कल्चर या फिर बैच कल्चर के बारे में। तो ये पूरी समरी है कि कैसे बैक्टीरिया को जब न्यूट्रिएंट दिया जाता है तो वो फास्ट ग्रोथ करता है, उसके बाद फास्ट ग्रोथ करने के बाद एक समय आता है जब न्यूट्रिएंट कम होने लगते हैं तो वो स्टेशनरी फेज में चला जाता है। जितने लोगों की डेथ होगी उतने ही लोग बॉर्न होंगे और वही लोग सर्वाइव करेंगे। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद स्टेशनरी फेज के बाद डेथ फेज आता है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं उनके अंदर जो है इन्हीं जो वो मेटाबोलाइट्स रिलीज कर रहे हैं, जो अपने एक्सक्रीशन का वो मटेरियल वो रिलीज कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, वो उनके लिए कहीं ना कहीं इनहिबिटरी हो जा रहा है, उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ आगे की तरफ प्रॉपर नहीं हो पा रहा और जो नंबर ऑफ सेल हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होने के बजाय वो डिक्रीज हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं डेथ फेज। तो इस तरीके से 4 फेज होती हैं। पहले को हम कहते हैं लॉग फेज, दूसरे को लैग फेज, पहले को कहते हैं लैग फेज, दूसरे को लॉग फेज, तीसरे को स्टेशनरी फेज, चौथे को डेथ फेज। इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे क्या है? फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कल्चर। ठीक है, तो 4 फेजेस हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। तो मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ फेजेस को, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा लॉग फेज है, कौन सा
तो तो ये 4 फेजेस हैं। वो फेज जब बैक्टीरिया को इंक्यूबेट किया जाता है लेकिन वो ग्रोथ करना स्टार्ट नहीं किया रहता है। क्यों नहीं किया होता है? जैसे आप यहाँ रह रहे हो तो आपको इस इन्वायरमेंट के प्रति आपकी कुछ अडेप्टेशंस है, आप इस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर चुके हो, सिमिलाइज कर चुके हो और आप यहाँ पे इजीली सर्वाइव करते हैं। अब मैं आपको उठा के यहाँ से राजस्थान ले जाके रख दूँ या फिर किसी मरुस्थल में रख दूँ या फिर मैं किसी आपके पहाड़ी इलाके पर आपको रख दूँ, तो वहाँ के लोग वहाँ के लिए ज़्यादा अडेप्टेड है कंपेयर टू आप। मतलब आपको वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का रहन सहन, वहाँ कैसे सरवाइव करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि आप सीख जाएंगे, आपकी डेथ नहीं होगी, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने में। जैसे कॉलेज, जैसे हमारा कॉलेज जब आपका खत्म हुआ होगा, आपने हॉस्टल्स वगैरह लिए होंगे या फिर रूम वगैरह लेके कहीं रहते होंगे, तो आपको वहाँ आके एडजस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगा होगा। तो आप इसी तरीके से हम बैक्टीरिया को उसके किसी इन्वायरमेंट से लाके नए इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं, तो उसको वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करने के, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के पीएच, वहाँ के न्यूट्रिएंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब इंक्यूबेशन के बाद ग्रोथ के पहले का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं लैग फेज। ठीक है, इसमें लैग है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं लैग फेज। उसके बाद वो फेज जब बैक्टीरिया की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होना इंक्रीज हो जाती है, और जब तक वो एक्सपोनेंशियली मतलब एकदम फास्ट ग्रोथ दिखाती है, उस फेज को कहते हैं लॉग फेज, क्योंकि वो लॉगरिथम या जियोग्राफिकल वे से जो है कि अपने नंबर को इंक्रीज करता है, तो इसको कहते हैं लॉग फेज। उसके बाद वो फेज जब बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जितने नंबर ऑफ सेल नए बनते हैं उतने की डेथ हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डेथ इक्वल बर्थ हो जाता है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल हो जाती है। तो ये जो फेज है इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। उसके बाद जो लास्ट फेज आता है, जब स्टेशनरी फेज के बाद जब एक्युमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी प्रोडक्ट हो जाता है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो नंबर ऑफ सेल की जो डेथ है, जो हमारा डेथ फेज है, यहाँ पे जो डेथ है वो ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू बर्थ। मतलब कि लोग पैदा कम होते हैं और इनकी डेथ ज़्यादा होती है, तो उस फेज को कहते हैं डेथ फेज। तो चीज़ें समझ में कि कौन कौन से फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। लैग फेज का मतलब क्या, वो फेज जब बैक्टीरिया को इंक्यूबेट किया गया है कल्चर मीडिया में, लेकिन वो खुद को एडजस्ट कर रहा है वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसे फेज को कहते हैं लैग फेज। लॉग फेज का मतलब क्या कि वो फेज जिसमें कि बैक्टीरिया अपने आप को इंक्यूबेट करने के बाद जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है अपने नंबर में, 1 से 2, 2 से 4, मतलब सारे न्यूट्रिएंट को यूज कर रहा है और अपनी ग्रोथ को फटाफट बढ़ा रहा है। तो ये जो फेज है, जब तक सेल का नंबर बढ़ता जाएगा उसको कहते हैं लॉग फेज। उसके बाद एक फेज आता है जब कि हमारा जो डेथ है वो बर्थ के इक्वल हो जाता है, मतलब जितने प्रोजनी बनते हैं उतने ही जो पहले से प्रेजेंट बैक्टीरिया थे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऐसे फेज को क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। यहाँ तक कि जब क्या होता है, न्यूट्रिएंट की जब कमी हो जाती है, तो जो बैक्टीरिया की डेथ होती है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया था और इसकी डेथ हो गई, इस बैक्टीरिया की डेथ हो गई, तो अदर बैक्टीरिया जो है इनके लिए ये एक न्यूट्रिएंट का साधन है, ये इसको इनगल्फ कर जाएंगे। इसके बॉडी के जो वेस्ट है, इसकी बॉडी के जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है, उसको ये न्यूट्रिशन की तरह यूज़ करते हैं, इसको ये न्यूट्रिशन की तरह यूज़ कर लेते हैं। मतलब अपने सहपाठी का, अपने कलीज का बॉडी भी उस टाइम वो न्यूट्रिशन की तरह यूज़ कर लेते हैं जब इनके पास न्यूट्रिशन की कमी होती है तब। तो ये वाला फेज तो हो गया आपका स्टेशनरी फेज। और लास्ट में आता है डेथ फेज, जब डेथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू बर्थ, क्योंकि तब सर्वाइव करने के लिए बहुत कम न्यूट्रिएंट होता है, बहुत ज़्यादा इनहिबिटरी होती है, तो बहुत सारी जो बैक्टीरियल सेल होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और डेथ रेट बढ़ जाती है कंपेयर टू बर्थ रेट के, तो उस फेज को कहते हैं डेथ फेज। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे अपने एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि लैग फेज क्या होता है, लॉग फेज क्या होता है, स्टेशनरी और डेथ फेज क्या क्या होते हैं।
तो सबसे पहले लैग फेज क्या है? ड्यूरिंग द लैग फेज देयर इज अ नो इंक्रीज एंड सेल नंबर एंड इट इज द पीरियड ऑफ एडेप्टेशन ऑफ अ सेल टू अ न्यू इन्वायरमेंट। जो लैग फेज है वो इसमें कोई इंक्रीज नहीं होता है सेल नंबर में, सेल की संख्या में, जो बैक्टीरियल सेल के नंबर के इंक्रीज होने में कोई नंबर इंक्रीज नहीं होता है। इट इज द पीरियड ऑफ एडेप्टेशन ऑफ अ सेल इन टू अ न्यू इन्वायरमेंट। जिस न्यू इन्वायरमेंट में हमने बैक्टीरियल सेल को इंक्यूबेट किया है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लैग फेज। सेकंड क्या है? देयर इज अ नो चेंज इन नंबर बट एन इंक्रीज इन मास डज इन दिस पेपर बैक्टीरियल सेल आर नॉट डॉर्मेंट। द लेंथ ऑफ लैग फेज determined in part by characteristics of bacterial species and in part by condition of media। मतलब कि no change in number but an increase in mass। इसमें क्या है, नंबर में तो चेंज नहीं होता लेकिन मास इंक्रीज करती है, क्योंकि देखिए बैक्टीरियल सेल की किसी पार्ट में अगर मान लीजिए कोई डैमेज हो गया हो या फिर कोई अंदर का पार्ट डैमेज हो गया तो उसको मैनेज करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और उसकी मास में भी इंक्रीज हो सकता है। Does in this bacterial cell are not dormant the length of lag phase। ये dormant स्टेज में नहीं होता, मतलब dormant स्टेज का मतलब होता है कि वो स्टेज जब बैक्टीरियल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं चलती है उसको हम कहते हैं dormant स्टेज। तो मतलब ये कहा गया कि लैग फेज में जो बैक्टीरिया होते हैं वो dormant नहीं होते हैं, उनकी जो सेल का जो वो है, सेल का जो मास है वो इंक्रीज होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी चलती है, वो अपने आप को बस अडेप्ट करता है कि इस इन्वायरमेंट में हमको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे अपने नंबर को इंक्रीज करना है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं लैग फेज। नेक्स्ट में चलते हैं लॉग फेज के ऊपर। तो लॉग फेज में क्या है? इन लॉग फेज सेल नंबर इंक्रीज, जो लॉग फेज है इसमें सेल का नंबर इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 टाइम। द लॉग फेज इज ऑल्सो नोन एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग फेज को हम क्या कहते हैं? हम लॉग फेज को कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल इन अ कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। इसमें दिया है कि जो बैक्टीरियल सेल की जो ग्रोथ होगी वो डिपेंड करेगी कि कितने ज़्यादा बैक्टीरियल सेल वहाँ पे प्रेजेंट है किसी भी टाइम पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक बैक्टीरिया अगर इंटर कराया था तो एक बैक्टीरिया से पहले वाले 20 मिनट में 2 ही बनेगा और 2 से फिर 20 सेकेंड बाद 4 ही बनेगा। लेकिन अगर आपने वहीं पे 10 किया था तो 10 से हमारे पास 20 बन जाएंगे, ठीक है, 20 से हमारे पास 40 बन जाएंगे, 40 से हमारे पास 80 बन जाएंगे। टाइम तो उतना ही जा रहा है। तो जितने ज़्यादा नंबर में हम डालेंगे अपने बैक्टीरिया को अपने इंक्यूबेशन में या फिर बैक्टीरिया में, जितने ज़्यादा कल्चर मीडिया में जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उसके हिसाब से उसकी जो ग्रोथ रेट है वो होगी। उसके बाद क्या दिया है? ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियली ग्रोथ द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज इन जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन आफ्टर एंड डिवीजन द नंबर ऑफ सेल इज 2 पावर एंड इन रियलिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ओनली पार्ट ऑफ बैक्टीरियल लाइफ साइकिल। देखिए अगर आपको मतलब कि जनरेशन टाइम जो है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे होता है, तो 2 के पावर n होता है। n का मतलब होता है जनरेशन टाइम, जितने जनरेशन नंबर ऑफ जनरेशन, जितने ज़्यादा जनरेशन होंगे उसको अगर हम उसका 2 के पावर कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 जनरेशन कंप्लीट हो गया, जैसे कि आपने एक बैक्टीरिया डाला था, इससे 2 बने तो ये 1 जनरेशन हो गया। अब 2 से जो है हमारे पास 4 बन गए। इसका मतलब कि जब 2 जनरेशन कंप्लीट हुई तो हमारे पास जो बैक्टीरिया बचे वो 4 बने। तो 2 जनरेशन हुआ, इसका मतलब 2 के पावर 2। n का मतलब नंबर ऑफ जनरेशन कंप्लीटेड, नंबर ऑफ जनरेशन। तो कितना जनरेशन है? 1 जनरेशन ये है, दूसरा जनरेशन ये है, तो 2 के पावर 2, इसका मतलब कि हमारे पास जो बैक्टीरिया बना है वो कितना है? 4। तो अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना हो और आपको नंबर ऑफ जनरेशन्स पता हो तो आप उसका 2 का पावर कर देंगे, आपको जितना भी नंबर आएगा उतने ही आपने बैक्टीरिया अभी तक आपके बने होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि 2 के पावर है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है एक्सपोनेंशियली, ये बैक्टीरियल ग्रोथ जब होती है उसका ही एक एग्जाम्पल है। नॉर्मल अगर आप लाइफ में देखेंगे तो ऐसे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब हमने उनको ग्रो कराया है किसी पेट्री प्लेट पे तो उनको वो सारे न्यूट्रिएंट, वो सारे कंडीशन दिए हैं जिसमें कि वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट में क्या होता है? इन्वायरमेंट में होता है कि उनके पास बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं, बहुत सारे टेम्परेचर, पीएच, लाइट की वेरिएशंस होती हैं जिसकी वजह से आगे बैक्टीरिया तो ऐसा ही किल हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है कौन? हमारा
हमने जब कल्चर मीडियम जो चीज़ें डालती हैं तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, इसलिए वहाँ पे एक्सपोनेंशियली बैक्टीरिया ग्रोथ करती है। जैसे कि हम ह्यूमन में ही देख लें तो एक ह्यूमन की कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है बच्चों को पैदा करने की, लेकिन उतने बच्चे ना तो पैदा होते हैं ना तो उतने बच्चे सर्वाइव करते हैं। पहले भी क्या होता था कि बहुत सारे लोगों के बच्चे होते थे 6, 7, 8, तो उसमें से बहुत लोगों की डेथ हो जाती थी, बहुत लोगों की चाइल्डहुड में डेथ हो जाती थी, बहुत लोगों की गर्भ में ही डेथ हो जाती थी। तो इस तरीके से सर्वाइवल रेट इतना हाई नहीं था। तो बैक्टीरियल जो कल्चर में ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको जो देखने को मिलता है ये रियल लाइफ में नहीं देखने को मिलेगा। ये तभी देखने को मिलेगा जब सारी चीज़ें उनके फेवरेबल में हो, और सारी चीज़ें फेवरेबल में कभी भी नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अनफेवरेबल कंडीशन में आपकी लाइफ में होती हैं। उसी तरीके से बैक्टीरिया की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अनफेवरेबल कंडीशन में होती हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होता है जब हम बैक्टीरियल कल्चर कराते हैं तब। क्या दिया है कि exponentially growth is only part of bacterial life cycle and not representative of normal pattern of growth of bacteria in nature. The cell divide at constant rate depending upon the composition of the growth medium. जो growth medium का composition होगा उसके अनुसार से जो cell की division होगी वो constant manner में होगी. The condition of incubation, the rate of exponential growth of a bacterial culture expressed as a generation time. Also the doubling time of bacterial population, the time interval required for the cell to divide called generation time और doubling time. दिया है कि उतना टाइम जितना कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया मतलब एक मदर सेल से उसके 2 डॉटर सेल बनने में लगता है, उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम. ये बात तो नीचे वाली लाइन में दी है. या फिर इसी को हम कहते हैं डबलिंग टाइम. दिया है द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर सेल टू डिवाइड कॉल्ड द जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम. और जो इसकी डबलिंग टाइम है वो डिपेंड किस पे करती है कि पहली बात तो बैक्टीरिया किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगी, और दूसरी बात इस पर डिपेंड करेगी कि बैक्टीरियल जो कल्चर है वो किस प्रकार का है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. उसके बाद स्टेशनरी फेज क्या है. एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कैन नॉट बी continue forever in a batch culture. List bacterial growth rate has level up and become constant. The number of cell multiply is equal the number of cell dying. Population growth is limited by 1 or 3 factors. क्या दिया है कि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, कभी तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट खत्म होगा. तो दिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर. वो हमेशा कंटिन्यू हो सकता है इन अ बैच कल्चर. किस कल्चर में? बैच कल्चर में. अगर आप उसे हमेशा न्यूट्रिएंट देते जाएंगे तो उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली एक्सपोनेंशियल होती रहेगी. लेकिन जो बैच कल्चर है उसका नियम यह है कि उसमें बस एक बार न्यूट्रिएंट डालते हैं, उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट की एंट्री नहीं होती है, उसमें न्यूट्रिएंट आप नहीं डाल सकते. तो बैच कल्चर में जो ग्रोथ होती है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल नहीं होती है. बैक्टीरियल ग्रोथ हैज लेवल एंड बिकम कांस्टेंट. बैक्टीरियल ग्रोथ की जो रेट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है. मतलब कि जो सेल है डाइंग वही इक्वल होते हैं जो सेल का फॉर्मेशन होता रहता है. क्या दिया है? सेल मल्टीप्लाई, जो सेल का डिवीजन होता है वो इक्वल होता है द नंबर ऑफ सेल डाइंग, जितने की सेल डेथ करते हैं. इसके पीछे 3 मेजर फैक्टर्स दिए गए हैं. सबसे पहला क्या दिया है? अवेलेबल न्यूट्रिएंट. जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है उनका यूज हो गया है, पहला रीजन ये है. दूसरा क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ इनहिबिटरी मेटाबोलाइट्स, और तो जो इनटू द प्रोडक्ट, जो आपका जो सेल कल्चर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनहिबिटरी सबस्टेंस का एक्युमुलेशन हो गया है. एग्जॉस्टेंस ऑफ स्पेस इज कॉल्ड अ लैक ऑफ बायोलॉजिकल स्पेस. क्या है कि उतनी ही जगह में जब बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं तो उनके लिए प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता. उनको जो गैसेस चाहिए होती हैं, जो लाइट चाहिए होती है वो नहीं मिलती है. तो इसकी वजह से भी इनका ग्रोथ नहीं हो पाता, जिसे कि हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पेस, लैक ऑफ बायोलॉजिकल स्पेस. तो ठीक है, ये स्टेशनरी फेज की बात होगी. 3 रीजन होते हैं. पहला क्या कि न्यूट्रिएंट एब्सेंट है, मतलब कम हो गया है. दूसरा क्या, इनहिबिटरी प्रोडक्ट जो है कि ज़्यादा मिल गया है. तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया कि जो हमारे पास जो स्पेस था, बायोलॉजिकल जो स्पेस था उसकी कमी हो गई है. तो लैक ऑफ बायोलॉजिकल स्पेस हो गया. इसकी वजह से 3 जो है फेजेस होते हैं. सम सेल इन अ पॉपुलेशन ग्रो वेयर अदर आर डाई. कुछ जो सेल्स होती हैं पॉपुलेशन में वो ग्रो करती हैं जबकि अदर आर ड्राई. द 2 प्रोसेस बैलेंसिंग इज अदर कॉल्ड क्रिप्टिक ग्रोथ. मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि डेथ जो है वो इक्वल होती है किसकी?
बर्थ के। तो डेथ जो इक्वल होती है बर्थ के, इसको कहते हैं क्रिप्टिक ग्रोथ। क्रिप्टिक ग्रोथ का मतलब कि छुपी हुई ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है, मतलब नए बच्चे आ रहे हैं, नए ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं पॉपुलेशन में, लेकिन उतने ही लोगों की डेथ हो जा रही है, तो लग रहा है कि जितनी पॉपुलेशन पहले थी उतनी पॉपुलेशन अभी भी है। तो ऐसी ग्रोथ को कहते हैं क्रिप्टिक फेज। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं डेथ फेज के बारे में। तो डेथ फेज में क्या है, आफ्टर स्टेशनरी फेज, इन डेथ फेज, जो स्टेशनरी फेज के बाद हमारा जो फेज आ रहा था उसको हम कह रहे थे डेथ फेज। इफ इंक्यूबेशन कंटिन्यूअस आफ्टर द पॉपुलेशन रीच इन स्टेशनरी फेज, अगर जो है पॉपुलेशन पहुंच जाता है स्टेशनरी फेज तक, डेथ फेज फॉलोज इन विच वाइबल सेल पॉपुलेशन डिक्राइज। डेथ फेज में क्या होता है कि हमारे पास जो वाइबल, जो जीवित हमारे पास जो सेल होती है उनकी नंबर कम होने लगती है। मान लो कि स्टेशनरी फेज में हमारे पास 100 थे, तो पहले हमारे पास 90 होंगे, फिर हमारे पास 80 होंगे। इस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ वाइबल सेल्स हैं उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होने लगेगा। ड्यूरिंग द डेथ इज द नंबर ऑफ वाइबल सेल डिके जियोमेट्रिकली विच एक्सपोनेंशियली इज रिवर्स टू द ग्रोथ ड्यूरिंग द लॉग फेज। जिस तरीके से एक्सपोनेंशियली हमारा ग्रोथ हुआ था लॉग फेज में, फिर स्टेशनरी फेज में सारी चीज़ें जो है मैनेज हो गई थी, मतलब बराबर थी, उसी तरीके से थोड़े से स्लो रेट में हमारे पास जियोमेट्रिकली ही ग्रोथ रेट, मतलब डेथ रेट होगा, और हमारे लिए जो ग्रोथ रेट ऊपर गया था, जो हमारे पास कर्व ऊपर गई थी, वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, और हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल्स आ रहे थे वो डेथ उनकी होने लगेगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व्स आखिर होते क्या हैं। हमने उसके चारों फेजेस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जियोमेट्रिक जनरेशन टाइम्स क्या होता है, हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, उसके बाद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद ये वाला जो डायग्राम था इसको हम लोग देखेंगे कल की वीडियो में। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को, उनकी ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे हमने देखा कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कब कौन सी वाली प्रोसेस आती है, पहले लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, फिर आपका डेथ फेज। ये चारों फेजेस कब कब आते हैं, क्यों आता है, कब लैग फेज का मतलब क्या है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, लॉग फेज में वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, डेथ फेज स्टेशनरी फेज में क्या कर रहा है, डेथ रेट आपके बर्थ रेट के इक्वल जाती है, और डेथ फेज में आपका क्या होता है, डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है बर्थ रेट के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना नोट्स बना लेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे रिवीजन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।